Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Friends, today we discuss about introduction of plastic analysis. प्लास्टिक एनालिसिस के इंट्रोडक्शन के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का प्लास्टिक एनालिसिस एक टॉपिक है जिससे आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लास्टिक एनालिसिस होता क्या है। मतलब प्लास्टिक एनालिसिस का मतलब हुआ कि मटेरियल, मतलब जो स्टील का आप यूज करने वाले हैं उसका प्लास्टिक बिहेवियर कैसा होता है। मतलब उस पर आप जब लोड लगाते हैं तब वो प्लास्टिकली किस तरह से बिहेव करता है, तो उसका मेजरमेंट होता है इन द टर्म्स ऑफ सेफ फैक्टर, इन द टर्म्स ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड कोलैप्स लोड। ठीक है, तो उस सब का मेजरमेंट होता है सेफ फैक्टर के टर्म में, जिससे हमें यह पता चलता है कि कौन सा सेक्शन मोर रिलायबल टू यूज है और मोर रिलायबल टू यूज नहीं है। तो सेफ फैक्टर से उस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सेफ फैक्टर डिफरेंट सेफ का डिफरेंट हो सकता है। दो या दो से अधिक कॉम्बिनेशन अगर होता है शेप का मटेरियल का, तो उसमें उस कॉम्बिनेशन का भी सेफ फैक्टर हम लोग कैलकुलेट करते हैं एंड देन उससे पता चलता है कि वो रिलायबल है कि नहीं यूज करने के लिए। सेकेंड थिंग, सेफ फैक्टर से यह भी पता चलता है कि उसमें कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ रिजर्व करके रहता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। देखते हैं, प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ बीम इज बेस्ड ऑन आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। प्लास्टिक एनालिसिस जो है बीम का, यह आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर बेस्ड होता है। अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो माइल्ड स्टील के लिए जानते हैं, यहाँ भी वही स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, लेकिन यहाँ पर आइडियलाइज इसको एज्यूम करके चलते हैं इसके एजम्पशन में। आइडियलाइज का मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आप पहले से जानते हैं, जस्ट लाइक देखिए कुछ इस तरह का, जो पहले से आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जानते हैं कुछ इस तरह का बनता है। जो इस प्लास्टिक एनालिसिस में इसको आइडियलाइज माना जाता है। मतलब क्या होता है कि इसमें दो स्ट्रेट लाइन, इसमें लीनियर वेरिएशन देखने को मिलता है स्ट्रेन का, और उसके बाद से ये कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये, तो इसका एजम्पशन आता है क्या, एजम्पशन में है वो प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। मतलब यहाँ पर स्ट्रेन का लीनियर वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे कोई बीम है, इस बीम पर जब हम लोड अप्लाई करते हैं तो जो सेक्शन इसका बेंडिंग से पहले प्लेन है वो बेंडिंग के बाद भी प्लेन रह जाता है। देखिए कौन सा सेक्शन, तो इस सेक्शन की बात किया है। इस सेक्शन अगर यहाँ पर इसको फिक्स किया जाए, चाहे लोड सिंपली सपोर्टेड हो या फिक्स बीम हो, तब जब इस पर लोड लगाएंगे, ठीक है, लोड लगाने के साथ इसमें बेंडिंग तो होगा, लेकिन यहाँ पर ये सेक्शन पहले भी प्लेन था और बेंडिंग के बाद भी प्लेन रह जाता है। तो इस चीज़ को कहा जाता है कि प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। ठीक है, और यही आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को भी डिफाइन करता है, जिससे पता चलता है कि लीनियर वेरिएशन होता है स्ट्रेन का। ठीक है, सेकेंड है द क्रॉस सेक्शनल मस्ट बी सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ बेंडिंग। अच्छा, एक बात और कि प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन वाला जो ये एजम्पशन है, इसको बर्नौली एजम्पशन के नाम से भी जानते हैं, जिससे यह बताता है कि स्ट्रेन लीनियरली वेरी करता है ओवर द डेप्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, सेकंड एजम्पशन है क्रॉस सेक्शन मस्ट बी सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ लोडिंग। मतलब सिमेट्रिकल होना चाहिए सेक्शन जहाँ लोडिंग अप्लाई हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होगा तो ट्विस्टिंग मोमेंट डेवलप होगा और फ्लेक्चर फार्मूला हम लोग डायरेक्टली उस पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सेकंड इसका एजम्पशन हो गया। थर्ड है एक्सियल लोड एंड शियर फोर्स आर नेग्लेक्टेड। मतलब कि डिफॉर्मेशन, ये निगलेक्टेड लोड और फोर्स को नहीं करेंगे, इसके लोड से होने वाले डिफॉर्मेशन को निगलेक्ट करते हैं। ये एक्सियल लोड से होने वाले डिफॉर्मेशन को और शियर फोर्स से होने वाले डिफॉर्मेशन को निगलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू एजम्पशन ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस। नेक्स्ट है यंग मॉडुलस इज सेम इन टेंशन एंड कंप्रेशन। यंग मॉडुलस टेंशन और कंप्रेशन दोनों में ही सेम रहता है, किस में, प्लास्टिक एनालिसिस में का जब हम लोग एनालिसिस करते हैं। एंड द लास्ट वन इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज एज्यूम टू बी बाईलीनियर। बाईलीनियर का मतलब यही हुआ कि इसमें दो लीनियर हमें देखने को मिलता है। एक लीनियर होता है जो स्ट्रेन के वेरिएशन को बताता है कि लीनियर है, उसके बाद सेकंड लीनियर ये डायग्राम देखने को मिलता है जो कि यह बताता है कि इसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये चीज़ इंडिकेट क्या करता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे का म्यूचुअली यहाँ पर लीनियरली वेरिएशन दे रहे हैं कि जितना स्ट्रेस बढ़ रहा है उतना ही स्ट्रेन यहाँ पर भी बढ़ता हुआ दिखता है, लेकिन उसके बाद से कितना भी आप स्ट्रेस लगा लीजिए उसके बाद से स्ट्रेन क्या हो जाता है, तो ये कांस्टेंट हो जाता है। तो ये दो लीनियर डायग्राम यहाँ पर आते हैं, जिसके लिए इसको क्या कहेगा, बाई लीनियर कहा जाता है।
ठीक है, तो ये इसके कुछ एजम्पशन थे, 5 एजम्पशन है जो कि आपसे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, और हाई इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ज़्यादा चांस होता है इससे एग्जाम में आपसे पूछने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं सेफ फैक्टर। सेफ फैक्टर प्लास्टिक एनालिसिस का हम कह सकते हैं कि बैकबोन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको भारत सरकार के सभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सेफ फैक्टर जो कुछ पार्टिकुलर शेप का है, जैसे आई सेक्शन का है, आई सेक्शन का सेफ फैक्टर 1.12 से 1.14 तक में जाता है। ठीक है, उसके बाद से आता है रेक्टेंगल का सेफ फैक्टर 1.5 होता है। ठीक है, एच सेक्शन का जो सेफ फैक्टर होगा इसका भी 1.5 होगा। ट्रायंगल का सबसे ज़्यादा होता है 2.34 होता है। उसके बाद से डायमंड सेक्शन का जो आता है ये आता है 2.0। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सेफ फैक्टर है जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये डायरेक्टली वैल्यू आप याद रख सकते हैं। अब सेफ फैक्टर का हमने यहाँ पर अपने अलग अलग वीडियो में सेफ फैक्टर कैलकुलेट करके बताया, आई सेक्शन का बताया हुआ है, टी सेक्शन का बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद सर्कुलर सेक्शन का बताया, सर्कुलर का भी आप देखिएगा तो 1.7 आता है। उसके बाद ये थिन सर्कुलर सेक्शन का देखें तो 1.27 आता है। तो 4 का सेफ फैक्टर हमने कैलकुलेट किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर आप वीडियो नहीं देखें तो उसे आप ज़रूर देख लें। ठीक है, तो ये सेफ फैक्टर के बारे में था। सेफ फैक्टर को डिफाइन करने के लिए अगर पूछते हैं तो कह सकते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ प्लास्टिक मॉडुलस टू सेक्शन मॉडुलस ZP/Z, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि सेफ फैक्टर इज ऑल्सो डिफाइंड एज प्लास्टिक मोमेंट टू यील्ड मोमेंट, यानी यील्ड मोमेंट के रिस्पेक्ट में प्लास्टिक मोमेंट कितना जनरेट होता है उसी को कहा जाता है सेफ फैक्टर। ठीक है, तो सेफ फैक्टर को आप दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगला है लोड फैक्टर। किसको कहते हैं? तो लोड फैक्टर का मतलब हुआ कि इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू सेफ फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली फॉर्मूला के रूप में पूछा जाता है कि लोड फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को क्यू से रिप्रेजेंट करता है कभी कभी, और सेफ फैक्टर को एस एफ से। तो यहाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके बता देता है कि बताइए इसमें से कौन सा फॉर्मूला आपको सही है। तो लोड फैक्टर बराबर होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू में सेफ फैक्टर के लिए। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट होता है दोनों का, तो इसमें कर देते हैं हम लोग क्या कि लोड फैक्टर है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और कि सेफ फैक्टर जो है ये रिप्रेजेंट करता है रिजर्व स्ट्रेंथ ऑफ बीम। ठीक है, सेफ फैक्टर के बारे में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़ ये पूछता है कि सेफ फैक्टर जिसका जितना ही कम है वो ज़्यादा रिलायबल होगा, ज़्यादा सूटेबल होगा यूज करने के लिए। और सेकंड थिंग ये कहता है कि सेफ फैक्टर इंडिकेट करता है, जैसे किसी का सेफ फैक्टर अगर 1.12 है, मतलब यहाँ पर 12% स्ट्रेंथ क्या है उसमें रिजर्व है। अगर किसी का सेफ फैक्टर 1.5 है तो इसका मतलब है कि 50% यहाँ पर सेफ फैक्टर उसका स्ट्रेंथ जो है वो रिजर्व रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें सेफ फैक्टर से आपसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, और एक चीज़ प्लास्टिक एनालिसिस से आपको क्या इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पूछने के लिए कि प्लास्टिक एनालिसिस इज यूज्ड फॉर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ये इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए आपको यूज किया जाता है। ठीक है, प्लास्टिक एनालिसिस का डिटरमिनेंट के लिए अप्लाई नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी का। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है ये देखिए दो चीज़ें से दो के बारे में डिस्कस करेंगे। एक डक्टाइल मटेरियल के लिए बात करेंगे, डक्टाइल मेटल के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो इसको कहेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इट इज़ द रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस, जब डक्टाइल की बात करें तब। और जब ब्रिटल मेटल की बात करेंगे, ब्रिटल के लिए बात करेंगे, तब यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होगा ये होगा अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर्मूला दे दिया जाता है एग्जाम में, और या फिर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। कहा जाता है बताइए कि विच वन ऑफ दिस इज करेक्ट फॉर डक्टाइल मटेरियल। अगर बात डक्टाइल की हो तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा यील्ड स्ट्रेस बाई वर्किंग स्ट्रेस, और बात जब आती है आपका ब्रिटल मटेरियल का तब होता है अल्टीमेट स्ट्रेस बट्टा में वर्किंग स्ट्रेस का। तो उम्मीद है इतना चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। एंड द नेक्स्ट वन इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब हुआ कि जितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी आता है उससे 1 घटा देते हैं तो वो बनता है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो उम्मीद है ये 4 चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट है कोलैप्स लोड, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आप सिविल इंजीनियरिंग का कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम अगर देते हैं जॉब के रिगार्डिंग, जैसे जेई वगैरह का या फिर किसी स्टेट के लिए आप देते हैं, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा सेफ फैक्टर से और दूसरा देखने को मिलता है कोलैप्स लोड से। कोलैप्स लोड होता क्या है? तो कोलैप्स लोड का मतलब है द लोड एट विच सफिशियंट नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज आर फॉर्म्ड इन ए स्ट्रक्चर सच दैट कोलैप्स मैकेनिज्म इज क्रिएटेड इज कॉल्ड कोलैप्स लोड। मतलब एक लाइन में अगर बताना चाहें तो कोलैप्स लोड मतलब वह लोड जिससे बीम टूट जाए। ठीक है, बीम जो है टूट जाए वह कोलैप्स लोड कहलाता है। जैसे अगर कोई आपके पास में बीम दिया है, सिंपली सपोर्टेड है, इस पर आप यहाँ पर
10 किलोन्यूटन का लोड अप्लाई कर रहे हैं और ये बीम जो है 10 किलोन्यूटन सेम डिस्टेंस पे लग रहा है, L/2 डिस्टेंस पे लग रहा है। तो ये पता होना ज़रूरी होता है कि यह किस लोड पर बीम जो है ये फ्रैक्चर हो जाएगा, ये टूट जाएगा। तो जिस लोड पर ये टूट जाए वही हमारा कहलाता है क्या, कोलैप्स लोड। ठीक है, कोलैप्स का मतलब ही होता है कोलैप्स करना, टूट जाना, और लोड का मतलब जो जिस लोड पर यह ब्रेक कर जाए या टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, उसी लोड को कहेंगे कोलैप्स लोड। तो कुछ इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, आप ज़रूर उसको अपने नोट्स में बना ले क्योंकि एग्जाम्स में आपको ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड का। सिंपली सपोर्टेड के केस में जब यूडीएल लगा हो, जब इस पर यूडीएल लगा हो, ठीक है, तो इस केस में जो कोलैप्स लोड की वैल्यू होती है वो होता है 8 MP बाई L²। जब सिंपली सपोर्टेड के केस में पॉइंट लोड इसके सेंटर पर लगा हो तब यहाँ पर कोलैप्स लोड की जो वैल्यू होती है ये होता है 4 MP बाई L²। सिंपली सपोर्टेड पर जब अनइक्वल डिस्टेंस पर लगा हो लोड, ठीक है, ए और बी डिस्टेंस पर जब लगा हो, तो इस केस में जो कोलैप्स लोड की वैल्यू होती है ये MP इंटू L डिवाइडेड बाई AB। ये तीन फार्मूला आप याद रखेंगे इससे सिंपली सपोर्टेड बीम से। ठीक है, नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं सिंपली सपोर्टेड पर फिक्स बीम का। फिक्स बीम पे जब लोड सेंटर पे लग रहा हो, ठीक है, तब इस केस में आपका कोलैप्स लोड की वैल्यू जो होती है 8 MP बाई L होगा। सिंपली सपोर्टेड पर जब यूडीएल का केस आए ओवर द स्पैन तब हो जाता है ये 16 MP बाई L² का। फिक्स बीम पर आपका लोड जो है अनइक्वल डिस्टेंस पर जब लग रहा हो, ए और बी डिस्टेंस पर लग रहा हो, तब इस केस में होता है 2 MP इंटू L डिवाइड बाई AB। देखिए यहाँ पर जो सिंपली सपोर्टेड में यह केस था, सिंपली सपोर्टेड का ये जो केस था, यहाँ पर 2 नहीं था, बाकी सब कुछ सेम था, तो सिंपली सपोर्टेड के बजाय जब फिक्स होता है तो यहाँ इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपका प्रोप कैंटिलीवर का। तो प्रोप कैंटिलीवर में आप याद रख सकते हैं जब इस पर सेंटर पे लोड लग रहा हो, तो पॉइंट लोड लग रहा हो सेंटर पे, तो उस समय आपका जो कोलैप्स लोड की वैल्यू होगी ये 6 MP बाई L होगा। और जब होल स्पैन पर यूडीएल लग रहा हो तब यहाँ पर आपका कोलैप्स लोड की वैल्यू 11.656 MP बाई L हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें थी जो आपको शेप फैक्टर से रिलेटेड थी और कोलैप्स लोड से रिलेटेड थी। कोलैप्स लोड का हमने आठ स्टैंडर्ड रिजल्ट बताया। आपके एग्जाम में यहाँ से बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अगर ऑब्जेक्टिव पूछना है तो इसी में से क्वेश्चन वो पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ।